हार्ट अटैक अभी क्या ज्यादा बढ़ गया है और हम ये ढूंढते ज्यादा है। पोस्ट कोविड के बाद की लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गया, स्मोकिंग फैशन स्टेटमेंट बन गया है और आसपास को देख देख कर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है। मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स। सिम्टम्स के लिए वेट मत कीजिए, आगे आगे चलकर टेस्ट करना होगा। वुमेन्स हार्ट में कोई असर पड़ता है? पीरियड्स के टाइम तो सेफ रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स होते हैं वुमेन में ज्यादा है। आजकल की लड़कियां जो है देर से शादी करते हैं, देर से बच्चे पैदा करते हैं और उसके कारण जो हार्मोनल पिल्स खाते हैं वो भी रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। वुमेन में ज्यादातर हार्ट अटैक के सिम्टम्स को एसिडिटी बोलकर टाल देते हैं। बंगाली लोगों के लिए स्पेशली हार्ट अच्छा रखने के लिए आपका टिप्स क्या रहेगा? रेड मीट बहुत बुरी बात है, कि बंगाली लोग बहुत गुस्सा आ जाएगा। मिस्टी मत खाओ। একদম সুস্থ ছিল, খুব ভালো লাইফস্টাইল ছিল, বয়সটাও কম, তবু আচমকা হার্ট অ্যাটাক। গত কয়েক বছরে এই খবর যেন বড্ড বেশি শুনছি আমরা। খুব দূরে যে ভয়টা ছিল সেই ভয়টা একেবারে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে। আমাদের সহকর্মী, পাড়ার বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের কেউই যেন এই ভয় থেকে বাঁচতে পারছেন না। কারণটা কি? সত্যি কি হার্ট অ্যাটাক এত বেড়ে গিয়েছে, কম বয়সে নেমে এসেছে, নাকি আমাদের শরীরের এমন কোনো সিগন্যাল আমরা মিস করে যাচ্ছি, আমরা হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি আমাদের শরীরকে? এই নিয়ে কথা বলার জন্য আজ দ্য ওয়ার্ল্ড আরোগ্য নতুন হেলথ টকে আমি তিয়াস এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন मणिपाल बेंगलुरु सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुषा ए राव। वेलकम मैम, वेलकम टू द वर्ल्ड आरोग्य। जो मैंने शुरू किया, आज इतना खबर आता है हार्ट अटैक का, वो भी यंग एज में। हार्ट अटैक अभी क्या ज्यादा बढ़ गया है और हम ये ढूंढते ज्यादा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? दोनों। आजकल हम ढूंढते भी ज़्यादा है और खबर सुनते रहते हैं टीवी पर, और बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट के बारे में भी सुनते रहते हैं। तो क्या हुआ है, पोस्ट कोविड के बाद की लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गया, चेंज हो गया है। स्मोकिंग चालू हो गया, स्मोकिंग फैशन स्टेटमेंट बन गया है। तो टोबैको इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, दारू का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है और हर किसी ना किसी तरह की सेडेंट्री लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट वो सब आ चुका है और हम धीरे धीरे लाइफस्टाइल पूरा बदल गया है पोस्ट कोविड के बाद। कोविड के पहले तो हम सब मार्केट जाते थे, शॉपिंग करते थे, कुछ तो व्यायाम करते थे, लेकिन स्मार्टफोन एरा हो गया है, स्मार्ट वॉच एरा हो गया है। सो सब कुछ हम खुद ही जांच करते हैं और चैट जीपीटी में डाल देते हैं और स्ट्रेस बढ़ाते हैं खुद की और सबकी, और आसपास को देख देख कर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है। तो इंसिडेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा है। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी सब ज़्यादा हो गया है और उसके कारण हार्ट का प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो गया है। ब्लॉकेज होने का संभावना भी ज़्यादा हो जाता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण। तो एक्टिविटी कम होने की मेन वजह है ये सब नया टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एरा के कारण। आपने तो की रीज़न बता ही दिया कि लाइफस्टाइल का इतना बड़ा चेंज, उससे बगल में भी वो जो आता है पॉल्यूशन, वो भी राइजिंग है, और भी नया कई वायरस आ जाते हैं। मतलब अभी जो डिजीज है उसका बहुत फैल गया है, उसका जगह बहुत बढ़ गया है। ये भी क्या हार्ट से कनेक्टेड है? इन्फेक्शन के वजह से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस कुछ हद तक बस यही कारण है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज वो सब तो हमारे कंट्रोल में हो ही जाता है, लेकिन कुछ हमारे कंट्रोल में बाहर है। जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर वो सब तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो जो हमारे कंट्रोल में के बाहर है उसको छोड़ देना चाहिए। जो खुद कंट्रोल कर पाएंगे उसको तो अच्छा कंट्रोल रखना ही होगा। तो ध्यान देना पड़ेगा कि बीपी, शुगर अच्छा कंट्रोल है, नंबर्स हमारा कैसा है, ठीक से हर एटलीस्ट 40 उम्र के बाद हर 5 साल में एक बार तो टेस्ट करानी ही चाहिए, ताकि हमको ये जान पाए तो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, क्या है। जितना जल्दी पकड़ पाएंगे उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट भी चालू कर पाएंगे। हर एक टेस्ट का अलग अलग मीनिंग होता है। तो ईसीजी तो रियल टाइम हो गया, एको में स्ट्रक्चर पता चलता है, थ्रेडमिल टेस्ट में एक्सरसाइज टेस्टिंग के दौरान हार्ट कैसा बिहेव होता है वो भी पता चलता है। तो हर
एक टेस्ट का अलग अलग मीनिंग होता है और सबको करना आवश्यकता पड़ता है, तो सबके मुताबिक आगे ट्रीटमेंट भी प्लान कर पाएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स, बहुत फैक्टर्स के अंदर में हार्ट अटैक तक पहुंचने के लिए, हार्ट अटैक तक नहीं पहुंचने के लिए वो क्या रहेगा जो हमें अवेयर होना चाहिए? कुछ रिस्क फैक्टर जो हम मैनेज कर पाएंगे वो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, उन सब का ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। अगर सिम्टम्स के लिए वेट करेंगे तो बहुत देर हो चुका होगा, क्योंकि शुगर, कोलेस्ट्रॉल वो सब अर्ली सिम्टम्स तो नहीं देता, तो वो जब देने वाला होता है तब बहुत डैमेज कर चुका होगा। तो सिम्टम्स के लिए वेट मत कीजिए, आगे आगे चलकर टेस्ट करना होगा। और जो हमारे कंट्रोल के बाहर है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, और बहुत ओल्ड एज पीपल को वो सब तो होना ही है। लेकिन अर्ली एज में जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो शुगर, कोलेस्ट्रॉल वो सब तो है, तो वो तो बिल्कुल अच्छा कंट्रोल में रखना ही है। हम अगर वुमेन हेल्थ के बारे में बात करें तो उन लोगों का जो हार्मोनल और कुछ रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स होता है वो भी क्या वुमेन्स हार्ट में कोई असर पड़ता है? अनलाइक मेन, विमेन में हार्मोनल प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, तो ईस्ट्रोजन के कारण विमेन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुएशन टाइम, पीरियड्स के टाइम तो सेफ रहते हैं, लेकिन उनको अलग अलग डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। वैल्वुलर लीक्स, हार्ट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, होल होने का चांसेस बढ़ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ ऐसा बोलते हैं। तो बचपन से जो आने वाला होल्स है वो ज़्यादातर वुमेन में कॉमन होता है। वाल्व लीकेज, वाल्व नैरोइंग, वो सब सिम्टम्स भी विमेन में ज़्यादा होता है, मर्द में कम होता है। और आजकल क्योंकि विमेन मैन सब एक जैसा ही ट्रीट हो रहा है, और फैशन स्टेटमेंट जो स्मोकिंग है, तो विमेन भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, टोबैको में इंडल्ज हो जाता है, और उसके कारण भी हार्ट अटैक की इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है विमेन में भी। और उसके अलग देखेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स होते हैं विमेन में ज़्यादा है। प्रेगनेंसी के दौरान शुगर जो डेवलप होता है, बीपी जो डेवलप होता है, पूरा लाइफ बदल जाता है, क्योंकि रिस्क ऑफ फॉर्मिंग ब्लॉक्स बढ़ जाती है। और ये जो हम आजकल की लड़कियां जो है देर से शादी करते हैं, देर से बच्चे पैदा करते हैं, और उसके कारण जो हार्मोनल पिल्स खाते हैं वो भी रिस्क फैक्टर बन जाते हैं ब्लॉक्स बनाने के लिए। तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वुमेन में थोड़ा अलग रहता है, और कुछ हद तक विमेन इग्नोर कर जाता है, क्योंकि वो समझते हैं ये हमारा डेली लाइफ का स्टोरी है। सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, सब घर के काम में उलझ जाएंगे और उसको भूल जाएंगे या इग्नोर कर देंगे। और कुछ लोग ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे सिम्टम्स को और सबको हार्ट से जुड़ जाते हैं, या फिर स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस में ही रह जाता है। तो विमेन का सिम्टम्स थोड़ा बहुत अलग रहता है, क्योंकि इग्नोर करने का चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो सब घर के कामों में बिजी रह जाता है। राइट राइट। आई जस्ट आस्क यू नेस दैट the symptoms men and women both are feeling, some may ignore or some may like address the problem. Symptoms are different for men and women about the heart attack. Pretty much symptoms are same. सब symptoms लगभग सेम ही होता है। पहले तो चेस्ट पेन, जो दर्द जॉ लाइन और अपर स्टमक के अंदर आता है वो सब हार्ट हो सकता है। 15-20 मिनट तक रहेगा, जब आएगा वज़न जैसा लगेगा, जलन जैसा लगेगा, चलने पर जो आता है वो सभी हार्ट होने का चांसेस बढ़ जाती है। सांस फूलना, सिर्फ थकावट या फिर जलन जैसा, जो बहुत ज़्यादा विमेन इग्नोर कर जाते हैं ये बोलकर एसिडिटी होगा, कुछ तो खाए है, कुछ तो तेल खाए है, या फिर स्पाइसी खाए है, कल बहुत ज़्यादा खा लिया, इसके कारण बोलते हैं, इसके कारण एसिडिटी, ऐसा बोलकर टाल देते हैं। तो वही प्रॉब्लम है, विमेन में ज़्यादातर हार्ट अटैक के सिम्टम्स को एसिडिटी बोलकर टाल देते हैं। और ये सांस फूलना भी उतना एक्टिव तो नहीं रहते हैं, उनके मुताबिक घर के काम बहुत ज़्यादा काम है और वो एक्सरसाइज जैसा वो मानते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। तो वो जो भी करते हैं फिर भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही बोला जाता है। तो जितना एक्सरसाइज बाहर मेन लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होता है, वो डेडिकेटेड होता है। हमारे यहाँ
औरतें बच्चे को संभालना, घर को संभालना, जो भी बाहर का काम है उसको सब एक्सरसाइज ही मानते हैं, लेकिन अलग से वॉकिंग, अलग से एक्सरसाइज, जिम वगैरह नहीं करते, तो उसके कारण सिम्टम्स थोड़ा डिलेड आता है। ओके, तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, ये कैसे होना चाहिए फॉर हार्ट हेल्थ? हफ्ते में 150 मिनट्स का एक्सरसाइज मैंडेटरी होता है, मर्द हो या वुमेन हो, सबको 150 मिनट्स करना ही होता है। ओके, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग या फिर कार्डियो, जिम, जो भी है 150 मिनट्स, तो दिन में आधा घंटा पौना घंटा तो चलना ही चाहिए। सिंपलेस्ट सेफेस्ट एक्सरसाइज होता है वॉकिंग, बाकी सब आप अपने आप पर डिपेंड करता ऐसा है। नहीं है कि जिम पे जाना ही है, हम बस वॉक ही कर सकते हैं। सिंपल वॉकिंग सेफ है, लेकिन रोज आधा घंटे या फिर हफ्ते में कंबाइन होकर 150 मिनट्स। और हमको ये जानना है कि कितना टाइम हार्ट रेट बढ़कर रहता है। सो यू हैव टू बर्न कैलोरीज। योगा में नॉट बी इनफ, योगा में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन उतना कैलोरी बर्न नहीं कर पाते क्योंकि हार्ट रेट उतना टिकता नहीं है। जो हम वॉकिंग के दौरान या थ्रेडमिल के दौरान करते हैं, हार्ट रेट टिकता है। तो हमारे यहाँ जो रिकमेंडेड है 220 माइनस एज, वो टारगेट हार्ट रेट होता है सबके लिए। वो हार्ट रेट 10 मिनट अचीव करेंगे तो कैलोरी बर्निंग ज़्यादा होता है और हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो कंपलसरी 150 मिनट्स हटना ही है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर या फिर घर के अंदर, वो सब वॉकिंग नहीं कहलाता, अलग से जाना पड़ेगा। और हमारे ओपीडी में तो बहुत सारे औरतें आते हैं ये बोलकर कि हम पूरा दिन घर पे काम करते, ये करते, वो करते, पूरा दिन भागदौड़ करते रहते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव वॉकिंग तो नहीं होता, क्योंकि एक हॉल के अंदर जितना भी वॉक कर लेते हैं 10 बार तो रुके होंगे, तो वो इफेक्टिव वॉकिंग नहीं कहलाता। तो अलग से जाना पड़ेगा। या फिर एक और कंप्लेंट होगा, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो दर्द है, ये दर्द है, नहीं चल पाते, वो सब हो जाता है, तो उसके कारण भी एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होता। ये सब के कारण हर 4 औरतों में एक को तो हार्ट का प्रॉब्लम होता ही रहता है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, वो सब आ जाता है, तो पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है। तो एक्सरसाइज तो कंपलसरी हो जाता है। इसके साथ साथ डाइट तो बहुत मायना रखता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वो सब अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो ब्लॉक्स बढ़ाने में रोक सकते हैं। तो तेल, मलाई, मक्खन, पनीर, घी, बटर, चीज़, जंक, वो सब हटाना होगा डाइट से, और बहुत ज़्यादा ग्रीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब खाना होता है। और रेड मीट कंपल्सरीली नो इन द डाइट। ये बंगाली लोग बहुत गुस्सा आ जाएगा, सप्ताह में एक दिन तो लगेगा ही। रेड मीट बहुत बुरी बात है। और उसके साथ साथ ये जो नशा, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ जो डीप फ्राइड स्टफ होते हैं, वो सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके ब्लॉक्स बना देता है। तो ब्लॉक्स को मिटाने की 2 ही तरीका है, अच्छा डाइट और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज। Can you tell us what are the recent advancements of cardiac sciences that we can avail anywhere in India? तो जब ब्लॉक्स होते हैं, 3 तरह के ब्लॉक्स होता है, या फिर क्लॉट्स होते हैं, या फिर सॉफ्ट ब्लॉक्स होते हैं, या फिर हार्ड ब्लॉक्स होते हैं। क्लॉट्स उन लोगों के लिए कॉमन है जो यंग होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको क्लॉट्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब उम्र बढ़ता रहता है और ब्लॉक्स अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, देर से डिटेक्ट होता है, या फिर डिलेड प्रेजेंटेशन होता है, जो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि accessibility to healthcare becomes an issue. Okay. So people are much more interior. Healthcare is not easily available. So in all such factors, acidity को वो इग्नोर कर देते हैं, तो ब्लॉक्स बनता रहता है ना, अंदर तो पता नहीं है कितना प्रॉब्लम है। बाहर से जो दिखता है वो उनको सबको दिख जाता है, लेकिन अंदर का प्रॉब्लम जब एंजियोग्राफी करेंगे तभी पता चलेगा। तो एंजियोग्राम के दौरान ब्लॉक के बारे में जो जानकारी मिलता है, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि आगे का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, सिंपल एंजियोप्लास्टी से हो जाएगा, या फिर
स्पेशल इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, वो सब एंजियोग्राम के दौरान ही पता चलता है। बाकी सब टेस्ट में तो ब्लॉकेज के बारे में उतना अंदाज नहीं मिलता, सिर्फ एंजियोग्राम के बाद ही पता चलता है कि ब्लॉक्स कितना है, कितना ज़्यादा है और क्या करना पड़ता है। सर्जरी के तो हमारे एक्सपर्टीज़ के बाहर है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी वो सब भी आ चुका है। रोबोटिक बाईपास सर्जरी या फिर स्मॉल इंसिशन सर्जरी, मिड कैप सर्जरी, वो सब तो करते रहते हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्टीज़ में जो आता है, सिंपल एंजियोप्लास्टी में नहीं बना तो ये कैल्शियम ब्लॉक्स हटाने के लिए या फिर हार्ट ब्लॉक्स हटाने के लिए हमारे यहाँ अभी कैल्शियम हटाने के लिए ड्रिलिंग मशीन्स भी आते हैं, और बाइटल करके, रोटाब्लेशन करके, या फिर लेज़र एंजियोप्लास्टी जो हमारे यहाँ मणिपाल ओल्ड एयरपोर्ट में भी चालू हुआ है। रिसेंटली वी हैड लॉन्च द लेज़र एंजियोप्लास्टी। सो इसका क्या मतलब होता है कि ये लेज़र एंजियोप्लास्टी में लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं। वो ब्लॉक जो हार्ड है, बहुत परेशान करने वाला होता है, उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे ताकि स्टेंट हमारा अच्छा एक्सपैंड हो। तो हर एंजियोप्लास्टी का अंत रिजल्ट होता है स्टेंट एक्सपेंशन। वो स्टेंट एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होगा तो रिस्क ऑफ फ्री प्रोसीजर, री नैरोइंग, फिर से अटैक होने का चांसेस कम हो जाता है। और ये लेज़र एंजियोप्लास्टी या फिर ऑर्बिटल और रोटाब्लेशन जो भी, और ये स्पेशल बलून बोलते हैं, IVL बलून, शॉकवेव बलून, जो कैल्शियम को सॉफ्ट बनाता है, ये सब का मोडालिटी का इस्तेमाल तब होगा जब ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर हमको किसी भी एंजियोप्लास्टी में पहला होता है वायर घुसाना। वायर घुसने के बाद बलून घुसाते हैं, फिर स्टेंट बिठाते हैं, वो सिंपल हो जाता है। अगर स्टेंट नहीं जा रहा है, बलून नहीं जा रहा है, सिर्फ वायर घुसा है, बाकी कुछ नहीं जा रहा है, तब ये लेज़र एंजियोप्लास्टी, रोटाब्लेशन सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लॉक सॉफ्ट हो पाए और स्टेंट आसानी से खुल जाए। तो ये सब रीसेंट एडवांसेस में आता है जो आजकल वेरी कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल बहुत लोगों में देख रहे हैं कि हार्ट ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिले इन डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस कम हो रहा है। जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है फिर भी अवेयरनेस है, जो अंदर अंदर रहता है, विलेज के अंदर रहता है, एक्सेसिबिलिटी इज़ एन इशू एंड डिलेड प्रेजेंटेशन, बहुत देर से आ जाता है और ब्लॉक्स बहुत बन चुका होगा और सर्जरी के लिए भी लायक नहीं होगा, सिंपल एंजियोप्लास्टी के लिए भी लायक नहीं होंगे। तो उनके लिए ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ब्लॉक्स अच्छे से खुल जाए। मैम, हम जो बंगाली लोग होते हैं, आपने मना किया फिर भी हम लोग रेड मीट तो हफ्ते में एक बार लेते ही है, और हम रसगुल्ला बहुत पसंद करते हैं, आपको पता होगा। तो वो बंगाली लोगों के लिए स्पेशली हार्ट अच्छा रखने के लिए आपका टिप्स क्या रहेगा? जितने चलेंगे उतना बेहतर, जो भी आपके कंफर्ट में हो, जितना भी चल पाए उतना बेहतर है, जितना चलेंगे उतना बेहतर। डाइट तो बिल्कुल करना ही है, कभी कभार खाना तो ठीक ही है रेड मीट, लेकिन हफ्ते में एक बार बिल्कुल नहीं वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और मिष्टी पूरा कम। आप लोग मिष्टी ठीक है, लेकिन मिष्टी मत खाओ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ফর ইউর ইনসাইট। আপনারা যারা আজকের এপিসোড দেখলেন, আমার মনে হয় একটাই কথা মনে রাখার, হার্ট অ্যাটাক তো খুবই ভয়ের বিষয়, কিন্তু অ্যাটাক পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে ছোট ছোট ধাপে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ওবেসিটি, হাই ব্লাড প্রেশার, এটা দিয়ে যে পেরোতে যাচ্ছেন সেইখানেই কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। এই কথাটাই খুব ভালো করে আজ বুঝিয়ে বললেন বেঙ্গালুরু মণিপালের স্পেশালাইজড ডক্টর। যদি আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে চান, আপনারা কানেক্ট করতে চান কোনো ব্যাপারে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। এই এপিসোড আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, কমেন্টে মতামত জানান, অবশ্যই দেখতে থাকুন দ্য বল, কারণ খবর এখন এখানেই।